हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुमित की पाठशाला। प्लेसमेंट ओरिएंटेड क्वेश्चंस की सीरीज में आज ही हमारा 25वां लेक्चर है। आज जो हम 5 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो बेस्ड होंगे लूप के कॉन्सेप्ट पे, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी आप प्लेसमेंट के लिए अपीयर होंगे किसी भी कंपनी के प्लेसमेंट के लिए, तब आप देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन लूप पे बेस्ड पूछे जाते हैं। तो आज हम इन 5 क्वेश्चंस की हेल्प से ये अंडरस्टैंड करेंगे कि लूप के क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं, जो वीडियोस मैंने पहले बनाए हैं वो आपको पसंद आ रहे हैं, आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक इंटीजर आई है जिसका टाइप है अनसाइंड और इसकी वैल्यू कितनी है 65,000। नेक्स्ट हमारे पास एक वाइल लूप है और वाइल लूप में कंडीशन लगी है i प्लस प्लस नॉट इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑब्जर्व करने के लिए, वो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हैं। फर्स्ट, आई का जो टाइप है वो अनसाइंड है। इसका मतलब कि ये जो आई है इसके अंदर सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही स्टोर हो सकती है, नेगेटिव वैल्यू स्टोर नहीं हो सकती है। सेकेंड पॉइंट जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है वो ये है कि वाइल के अंदर जो कंडीशन लिखी है उसमें आई प्लस प्लस लिखा है, और आई प्लस प्लस क्या होता है आपका पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब यह है कि पहले आई की वैल्यू कंडीशन चेकिंग के लिए यूज हो जाएगी। इसका मतलब कि पहले हम आई को चेक करेंगे कि वो नॉट इक्वल टू 0 है कि नहीं, उसके बाद आई की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट होगी यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, आई की वैल्यू को 65,000 से शुरू किया है। तो सबसे पहले कंपेयर हुआ कि 65,000 इज नॉट इक्वल टू 0, 65,000 नॉट इक्वल टू 0 जो कि ट्रू है। उसके बाद क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगी, तो आई की वैल्यू हो जाएगी 65,001। फिर क्या होगा, 65,001 चेक होगा कि वो नॉट इक्वल टू 0 है, अगेन ट्रू है। फिर 1 से इंक्रीमेंट होगी और वो हो जाएगी 65,002। होगा ये कि जो आई की वैल्यू है वो इंक्रीमेंट होते होते इस पॉइंट पे पहुंच जाएगी जो कि आई की मैक्सिमम वैल्यू होगी। क्योंकि अनसाइंड है तो 0 से शुरू होगा और यहाँ पर क्या होगी, आई की मैक्सिमम वैल्यू। अब सवाल ये है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो ये डिपेंड करता है आई की साइज़ पे। आई अगर 2 बाइट का है तो उसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम वैल्यू अलग होगी, 4 बाइट का है तो उसके अकॉर्डिंग अलग होगी। अगर 2 बाइट का है तो 65,000 मैक्सिमम वैल्यू होती है, अगर 4 बाइट का है तो मैक्सिमम वैल्यू अलग होगी। तो होगा ये कि आई इंक्रीमेंट होते होते मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचेगा और उसके बाद जब आई को इंक्रीमेंट किया जाएगा तो वो रोल बैक होकर वापस से 0 पे आ जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं कि जब हमारी वैल्यू मैक्सिमम रेंज के आगे निकालने की कोशिश की जाती है तो वो रोल बैक होकर वापस से स्टार्टिंग वाली वैल्यू के ऊपर आ जाती है, क्योंकि कैरेक्टर और इंटीजर जो हमारे डेटा टाइप्स हैं इनकी जो रेंज है वो साइक्लिक होती है। ये हम पुराने वीडियो में बात कर चुके हैं ऑलरेडी। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि वो वैल्यू वापस से किस पे आ जाएगी, 0 पे आ जाएगी। उसके बाद चेक होगा 0 इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये क्या है, कंडीशन फॉल्स। अब होगा ये कि कंडीशन तो फॉल्स है लेकिन चूंकि पोस्ट इंक्रीमेंट है, मैंने आपको बताया था कि कंडीशन चेक होने के जस्ट बाद आई 1 से इंक्रीमेंट होगा। तो कंडीशन हो गई फॉल्स, आई 1 से इंक्रीमेंट होगा तो आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाए कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका लूप रुक चुका है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ और, आपको लगेगा कि जो प्रिंटफ है इसके थ्रू आई की बहुत सारी वैल्यूज प्रिंट होगी जब तक ये लूप ट्रू रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ध्यान से ऑब्जर्व करें, वाइल लूप के जस्ट बाद में सेमीकोलन लगा हुआ है। इसका मतलब कि ये प्रिंटफ इस लूप का पार्ट नहीं है। तो जब ये लूप कंप्लीट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यानी कि एंड हो जाएगा, उसके बाद आपका प्रिंटफ एग्जीक्यूट होगा, वो भी सिर्फ एक बार। तो जब प्रिंटफ एग्जीक्यूट होगा उस समय आई की करंट वैल्यू कितनी है, 1। तो यहाँ पे फाइनली जो आई की वैल्यू प्रिंट होगी वो होगी 1, और इस कोड का हमारा जो आउटपुट होगा वो क्या होने वाला है, 1 होने वाला है। तो हम इसको चेक करते हैं कि क्या ये हमारा आउटपुट करेक्ट है। 1 इज द करेक्ट आउटपुट। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन अगेन लूप पे ही बेस्ड है। यहाँ पर आप एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि आई की इनिशियल वैल्यू 0 है, टाइप कोई मेंशन नहीं है। मैंने आपको बताया था पहले भी कि बाय डिफॉल्ट टाइप क्या होता है, साइंड होता है। तो यहाँ पर जो टाइप है वो साइंड है। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्व करने वाली बात है वो ये है कि ये 2 बार जो प्लस का साइन लगा हुआ है ये आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए लगाया गया है। क्या होता है ये, इसको हम बोलते हैं यूनरी प्लस। और यूनरी प्लस का कोई रोल होता नहीं है बेसिकली। सपोज कि एक नंबर है 2, अब मैं आपको लिख के दे दूँ +2, तो इस प्लस से कोई ज़्यादा इंपैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली 2 लिखता हूँ तब भी वो पॉजिटिव 2 है और +2 लिख रहा हूँ तब भी वो पॉजिटिव 2 है। तो यूनरी प्लस यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा इंपैक्ट डालेगा नहीं, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए लिखा गया है। तो ये वाला यूनरी प्लस और ये वाला दोनों ही कंफ्यूज करने के लिए लिखे गए हैं। तो आप फोकस करो सिर्फ इसके ऊपर, i माइनस माइनस। अब ये क्या है,
ये है पोस्ट डिक्रीमेंट। तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही, प्रीवियस क्वेश्चन में इंक्रीमेंट था, यहाँ पर डिक्रीमेंट है। तो यहाँ पर होगा ये, चूंकि ये पोस्ट डिक्रीमेंट है तो पहले आई की वैल्यू कंपेयर हो जाएगी, यानी कि कंडीशन चेक हो जाएगी, उसके बाद आई की वैल्यू 1 से डिक्रीमेंट होगी। यहाँ पर आगे चलते हैं। सबसे पहले आई की वैल्यू 0 है, कंडीशन चेक हुई 0 नॉट इक्वल्स टू 0, पहली बार में ही कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। इसका मतलब कि लूप आगे जाएगा नहीं। जैसी कंडीशन चेक हुई उसके जस्ट बाद आई की वैल्यू 1 से डिक्रीमेंट हो जाएगी, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। उसके बाद फिर हम वाइल लूप के अंदर गए। अब एक बात बताओ, क्या वाइल के अंदर जो ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है क्या ये एग्जीक्यूट होगा, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि पहली बार में ही कंडीशन क्या हो गई है, फॉल्स हो गई है। और जब लूप के अंदर कंडीशन फॉल्स होती है तो लूप के अंदर लिखा हुआ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होता है। तो ये हमारा स्टेटमेंट एक भी बार एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसका मतलब कि इस स्टेटमेंट के थ्रू आई की वैल्यू में जो भी चेंजेस लाने की कोशिश की जा रही है वो नहीं होगा। तो आई की वैल्यू कितनी थी हमारी, -1। तो इस प्रिंटफ के थ्रू जो वैल्यू प्रिंट होगी वो कितनी प्रिंट होगी, -1। इसका मतलब कि करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, -1। तो चलिए हम चेक करते हैं कि करेक्ट आंसर इसका -1 है क्या। -1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, आई की वैल्यू को इनिशियलाइज किया है 1024 से, एक फॉर लूप लगाया गया है। उसमें आप देख सकते हो कि इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट मिस है। फॉर लूप में हम ऐसा कर सकते हैं, फॉर लूप का जो सिंटैक्स है उसमें 3 चीज़ें आती हैं और उनको सेपरेट करने के लिए सेमीकोलन लगा होता है। इवन दो आप तीनों पार्ट को भी मिस कर सकते हो, कोई 2 पार्ट को मिस कर सकते हो, किसी एक पार्ट को मिस कर सकते हो, ये सिंटैक्स एक्सेप्टेबल होता है। तो यहाँ पे इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट मिस है, आई की वैल्यू 1024 से स्टार्ट हो रही है तो वही रहेगी। कंडीशन के प्लेस पे सिर्फ आई की वैल्यू लिखी गई है, मतलब कि आई की वैल्यू को एज ए कंडीशन यूज़ किया जाएगा। एक बात आप समझना, प्रोग्रामिंग के अंदर 0 का मतलब होता है फॉल्स, अदर देन 0 जितनी भी वैल्यू है, अदर वैल्यू जितनी भी 0 के अलावा, फिर वो चाहे -1 ही क्यों ना हो, वो सब क्या काउंट होती है, ट्रू। तो जो भी आई की वैल्यू यहाँ पर होगी वो डिसाइड करेगी कि कंडीशन ट्रू हो रही है कि फॉल्स हो रही है, उसके अकॉर्डिंग आपका लूप एग्जीक्यूट होगा। अब आते हैं अपडेशन वाले पार्ट पे। अपडेशन में बेसिकली हम i++ या i-, लिखते हैं वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट करने के लिए या डिक्रीमेंट करने के लिए, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग लॉजिक लिखा गया है। यहाँ पर जो ऑपरेटर यूज़ किया गया है, ये ऑपरेटर किस चीज़ का है, ये ऑपरेटर है राइट शिफ्ट। राइट शिफ्ट इसका मतलब यह है कि आई की वैल्यू को राइट शिफ्ट किया जाएगा कितने से, 1 से। अब इंपॉर्टेंट यह है, अगर मैं शॉर्टकट की बात करूं तो अगर किसी वैल्यू को राइट शिफ्ट किया जा रहा है एक बार, इसका मतलब क्या, उस वैल्यू को डिवाइड कर दो 2 से। अगर मैं 1024 को डिवाइड कर दूंगा 2 से तो आंसर होगा 512। तो अगर आप 1024 को राइट शिफ्ट करोगे 1 से, तब भी आंसर क्या आएगा, 512। तो बहुत सिंपल सा शॉर्टकट है ये। राइट शिफ्ट कर रहे हैं मतलब डिवाइड बाय 2, और लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं मतलब मल्टीप्लाई बाय 2। अगर 1 से कर रहे हो तो, अगर आप 2 से राइट शिफ्ट कर रहे हो तो फिर वो डिवाइड बाय 2 की पावर 2 मतलब 4 हो जाएगा, और अगर आप 2 से लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हो तो 2 की पावर 2 मतलब मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर होने ये वाला है कि हर बार आई की वैल्यू को 1 से राइट शिफ्ट किया जाएगा। इसको हम शॉर्टकट के तौर पे इस तरीके से यूज कर सकते हैं कि आई की वैल्यू को हर बार डिवाइड बाय 2 किया जाएगा। अब पूछा क्या गया है यहाँ पर, हाउ मेनी टाइम्स विल सुमित जैन बी प्रिंटेड इन द अबव प्रोग्राम। सुमित जैन कितनी बार प्रिंट होगा, तो ये डिपेंड करेगा कि लूप कितनी बार ट्रू होने वाला है। तो पहली बार आई की वैल्यू कंडीशन चेकिंग के लिए यूज हुई 1024, इसके लिए लूप ट्रू है। अगली बार डिवाइड बाय 2 होने के बाद वैल्यू हो जाएगी 512, इसके लिए भी आपका लूप ट्रू है। उसके बाद हो जाएगी आपकी, इसको डिवाइड करना पड़ेगा आपको, तो 256, फिर उसके बाद 128, देन फिर उसके बाद 64, देन 32। हर बार मैं डिवाइड कर रहा हूँ 2 से, 16, फिर उसके बाद में 8, फिर उसके बाद में 4, फिर उसके बाद में 2, फिर 2 जब डिवाइड बाय 2 होगा तो 1 भी ट्रू वैल्यू होती है। इसके बाद जब 1 डिवाइड बाय 2 होगा तो 0 हो जाएगा, तो इस वाली वैल्यू के लिए फॉल्स होगा, इसके लिए लूप नहीं चलेगा। तो उससे पहले कितनी बार लूप चल चुका है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो टोटल लूप 11 टाइम्स रन हुआ। इसका मतलब कि 11 टाइम्स कंडीशन ट्रू रही, तो प्रिंटफ भी कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, 11 टाइम्स। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमें पूछा गया है कि सुमित जैन कितनी बार प्रिंट होगा, ये 11 टाइम्स प्रिंट होगा। आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे हैं। जहाँ कहीं भी आपको डाउट लग रहा है आप वीडियो को पॉज करके और अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो चेक कर लेते हैं कि क्या इसका आंसर 11 है। यस, 11 इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर फॉर लूप और स्विच के कॉम्बिनेशन में यूज किया गया है। आई को 0 से इनिशियलाइज किया गया है, कंडीशन लगी हुई आई <20 जब तक होगा, जब तक कि लूप एग्जीक्यूट होगा। आई हर बार 1 से इंक्रीमेंट होगा। जैसे हम फॉर लूप के अंदर एंटर करते हैं
तो आपको मिलता है स्विच। स्विच में क्या कर रखा है, सिर्फ आई की वैल्यू को पास किया गया है। तो फर्स्ट वैल्यू आई की क्या है 0, तो स्विच के अंदर 0 गया। ये स्विच की वैल्यू किससे मैच होगी, केस से मैच होगी। तो किस केस से मैच हो गई, केस 0 से मैच हो गई। इसका मतलब कि आई की वैल्यू 5 से इंक्रीमेंट हो जाएगी। अब यहाँ पर जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑब्जर्व करने वाला वो ये है कि स्विच का सिंटेक्स जो होता है उसके अकॉर्डिंग हर केस के बाद आपको लिखना होता है ब्रेक, लेकिन यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे कि ब्रेक नहीं लिखा हुआ है। जब भी स्विच के अंदर किसी केस में ब्रेक नहीं लिखा होता है तो वो अगले वाले केस में भी चला जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो केस मैच हुआ है वो तो सिर्फ ये वाला मैच हुआ है 0 वाला, लेकिन आई की वैल्यू 5 से इंक्रीमेंट होने के बाद चूंकि ब्रेक नहीं है तो वो अगले वाले केस में भी चला जाएगा, केस 1 में, तो आई की वैल्यू 2 से इंक्रीमेंट हो जाएगी। यहाँ पर भी ब्रेक नहीं है तो वो चला जाएगा केस 5 के अंदर, यहाँ पे आई की वैल्यू 5 से इंक्रीमेंट हो जाएगी। यहाँ पर भी ब्रेक नहीं है तो वो चला जाएगा डिफ़ॉल्ट वाले केस के अंदर, और यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी 4 से इंक्रीमेंट हो जाएगी। तो आई की वैल्यू 0 थी, सबसे पहले 5 हुई, +5 होके, फिर +2 मतलब 7, फिर 7 + 5 12, 12 + 4 16। उसके बाद ये स्विच से बाहर आएगा और प्रिंटफ से आप आई की वैल्यू प्रिंट करोगे तो क्या प्रिंट हो जाएगी 16। तो सबसे फर्स्ट वैल्यू जो प्रिंट होगी वो प्रिंट होगी 16। उसके बाद हम वापस से फॉर लूप पे गए, आई प्लस प्लस से वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाए, कितनी हो गई 17 हो गई। स्विच के अंदर जो वैल्यू आई वो क्या आई 17। अब 17 ना तो 0 से मैच हो रहा है, ना केस 1 से मैच हो रहा है, ना 5 से मैच हो रहा है। जब कोई केस मैच नहीं होता है तो उस केस में हम कहाँ जाते हैं, डिफॉल्ट केस में। तो ये डिफॉल्ट में चला जाएगा। डिफॉल्ट क्या कर रहा है, आई की वैल्यू को 4 से प्लस कर रहा है, तो 17 + 4 कितना हो जाएगा 21। नेक्स्ट जो आई की वैल्यू प्रिंट होने वाली है वो 21 प्रिंट होगी। फिर से हम फॉर लूप में जाएंगे, अब की बार आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाए, कितनी हो जाएगी 22। अब चूंकि 22 लेस देन 20 नहीं है, इससे पहले वैल्यू कितनी थी इंक्रीमेंट होने के बाद 17, तो 17 तो लेस देन 20 था, इसलिए हम फिर से लूप के अंदर गए। अब की बार वैल्यू हो चुकी है 22 और 22 इज नॉट लेस देन 20, तो इसलिए लूप यहाँ पर क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। अभी तक हम दो वैल्यू प्रिंट कर चुके हैं 16 एंड 21, तो फाइनल आंसर विल बी 16 एंड 21। आइए चेक करते हैं कि क्या ये हमारा करेक्ट आंसर है। 16 एंड 21 इज द करेक्ट आंसर। ये है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्या किया गया है, कंसीडर द प्रोग्राम सेगमेंट बिलो, आपको एक कोड दिया गया है और क्वेश्चन पूछा गया है द नंबर ऑफ टाइम दैट स्टार गेट प्रिंटेड इज। ये स्टार जो प्रिंटफ में लिखा है कितनी बार प्रिंट होगा, और ये कितनी बार प्रिंट होगा ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि लूप कितनी बार रन होगा। यहाँ पर आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हो कि लूप के अंदर लूप है, उसके अंदर फिर से लूप है। इसका मतलब कि ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, नेस्टेड लूप। और नेस्टेड लूप का बहुत सिंपल सा लॉजिक आप सभी को पता है। दो तरह के लूप होते हैं, एक होता है आउटर लूप और उसके अंदर एक होता है इनर लूप। इसके अंदर भी और एक और इनर लूप आप लगा सकते हो। तो सिंपल सा फंडा है, आउटर लूप अगर m टाइम्स चल रहा है, इनर लूप अगर n टाइम्स चल रहा है, तो टोटल यहाँ पर लिखा हुआ स्टेटमेंट कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, तो वो आपका एग्जीक्यूट होगा m × n। अगर आउटर लूप 3 टाइम्स रन हो रहा है, इनर लूप 2 टाइम्स हो रहा है, तो टोटल जो स्टेटमेंट यहाँ लिखा होगा वो 3 × 2, इसका मतलब कि 6 टाइम्स रन होगा। यहाँ पर चूंकि क्या है 3 नेस्टेड लूप है, सबसे आउटर जो लूप है वो रन हो रहा है कितनी बार n² टाइम्स, क्योंकि i की वैल्यू 1 से शुरू हो रहा है और इक्वल्स टू का साइन लगा हुआ है, मतलब कि वो कितनी बार रन होगा n²। j की वैल्यू 1 से स्टार्ट हुई, कहाँ तक जाएगी n⁻3, इसका मतलब कि ये लूप रन होगा n⁻3 टाइम्स। k की वैल्यू 1 से स्टार्ट हुई, कहाँ तक जा रही है n⁻4, इसका मतलब कि लूप रन होगा n⁻4 टाइम्स। तो सिंपल सा लॉजिक है, ये मान लीजिए कि ये अगर m है, ये लूप चल रहा है n टाइम्स और ये लूप चल रहा है मान लो k टाइम्स, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे m × n × k, तो आपका जो प्रिंटफ स्टेटमेंट है वो प्रिंट होगा m × n × k टाइम्स। तो यहाँ पे है आपका n² × n³ × n⁻4, इसका मतलब कि n⁻4 + 3 + 2 n⁻9। तो टोटल जो लूप रन होगा वो n⁻9 टाइम्स रन होगा, इसका मतलब कि स्टार भी कितनी बार प्रिंट होने वाला है n⁻9 टाइम्स। तो हम चेक करते हैं कि क्या ये हमारा करेक्ट आंसर है। n⁻9 इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, आपको समझ में नहीं आ पाया है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे भी मैं आपके लिए इसी तरह के और भी वीडियोस लेकर आता रहूँगा, जिसके थ्रू मैं आपको प्लेसमेंट प्रिपरेशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व करवाने वाला हूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों।